पेज फर्स्ट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक ये तो हैं भी सन और डेट्स। ठीक है ना, इनको आपने जैसे कैसे खुद ही याद करना है रटा लगा के। हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। मेरे पुत्र, साइकोलॉजी इज ऑफन डिफाइंड एज साइंस ऑफ। साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? पहला सवाल पढ़ रहा हूँ। अपना वो है जी, बिहेवियर और माइंड, मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर। ठीक हो गया। दूसरा सवाल है, द फर्स्ट रिकॉर्डेड स्टडी इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी टुक प्लेस इन। पहली दफ़ा, अब ये है जी, नॉर्मन ट्रिपलेट थे जिन्होंने, जिनका रिकॉर्ड मिलता है लिखने में, बुक्स में पढ़ा जाता है कि जी पहली दफ़ा इन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी किया था नॉर्मन ट्रिपलेट। ठीक है, 1898 में। अब इसका, अब देखिए कि क्या बताऊँ। सन को याद करने के लिए आपने खुद ही कोई एक जुगाड़ लगाना है कि कैसे इसको याद करना है। मेरा भी प्रॉब्लम रहा है कि ये मुझसे याद नहीं होते थे और इनके ऊपर मैं उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता होता था। अब 18 मेरे पुत्र, बस ये आते भी तो थोड़े हैं ना। अब देखें कि ये पूरे पेपर में आपसे एक या दो क्वेश्चन वो सन या डेट वाले पूछेंगे, वो भी एक नॉर्मल पूछेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल वाले नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनका मैं क्या बताऊं, खुद ही इसका कोई आपने जुगाड़ करना है। ये माइक ऑफ कर दिया करें भी, जिनकी तरफ से भी माइक ऑन होता है बात करके माइक ऑफ कर दिया करें फौरन ही। अच्छा, जो फीफा वर्ल्ड कप है, जो ओलंपिक्स है, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, फीफा वर्ल्ड कप, उनके सन और डेट याद करने का वो तरीका है मेरे पास। ठीक है, लेकिन ये जो रैंडमली आ जाते हैं, इनका कोई आइडिया नहीं है मेरे पास। ठीक हो गया। वो जब आप तरतीब से याद करेंगे तो उसका बकायदा एक पूरा एक जुगाड़ मौजूद है। ठीक है, और वो अच्छा जुगाड़ है, याद रह जाता है उससे। ओके जी, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये नॉमिनेट करके मैंने आपसे पूछना है। साइकोलॉजिकल थ्योरी इज इंटेंडेड टू एक्सप्लेन व्हाई समवन टेक्स प्लेस। नफ्सियात की जो थ्योरी है ना, वो ये इस चीज़ की वजाहत करती है कि कोई भी है वो क्यों है। ठीक है, वाई के ऊपर। वैसे फिजिक्स क्यों और कैसे के ऊपर पूरी डिपेंड कर रही है। और ये नफ्सियात की जो थ्योरीज हैं वो वाई के ऊपर, ऐसा है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों है, किसी भी चीज़ के बारे में तो वाई के ऊपर थ्योरी बिलीव करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल रिसर्च इज रेफर टू। अब यहाँ पे आएगा रिसर्च, रिफर किस चीज़ की तरफ रेफर करती है। हमेशा रिसर्च के लिए क्या प्रोसीजर आप करते हैं? आपके पास कोई डाटा होता है, सबसे पहले क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन को आपने क्या करना होता है, उससे उसकी ऑब्जर्वेशन करनी होती है, ऑब्जर्वेशन करके उसका डाटा निकालना होता है, डाटे से आपने फिर हाइपोथेसिस बनाना है, हाइपोथेसिस पे डिडक्शन देनी है, डिडक्शन के बाद इसको एनालिसिस भी कहते हैं, उसकी एक्सपेरिमेंट या एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो थ्योरी कहलाएगा। ये एक प्रोसीजर है रिसर्च का। तो अब ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्या इसमें रिसर्च से रिलेटेड कोई बात आती है? वो कहते हैं जी कि नफ्सियात की जो रिसर्च है वो इंफॉर्मेशन गैदर करती है, इकट्ठी करती है, उन इंफॉर्मेशन से उनको एनालाइज करती है और उससे जो डाटा निकलता है उस डाटा को टेस्ट करती है और फिर अपना आइडिया या हाइपोथेसिस बनाती है। तो ये रिसर्च का प्रोसीजर है। थ्योरी, बिलीफ, आइडिया ये कुछ नहीं है, ये है रिसर्च का प्रोसेस। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल बेसिस। हु इज दिस? ओके,
आई थिंक सभी हाँ जी। स्पोर्ट्स की जो साइकोलॉजी है इसमें आपने कीवर्ड देखना है। एंड पे आपको लिखा हुआ है कि ये साइकोलॉजिकल बेसिस नफ्सियाती बुनियादों पर मबनी होती है, उनका मुताला है, और उन प्रोसेस का मुताला है, और स्पोर्ट्स में की जाने वाली कोशिशों का मुताला है। तो एंड पे भी स्पोर्ट्स का वर्ड आ गया, तो आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्योंकि बुक हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, तो अ, ये खुद ही बता रहे हैं कि साइकोलॉजिकल बेस। अब साइकोलॉजिकल बेस ना तो फिजियोलॉजी में होगी, ना फिलोसफी में, ना ही बायोमैकेनिक्स में, डेफिनेटली किस में होगी? साइकोलॉजी में ही होगी। बाज़ का दूसरे ऑप्शन को देखने से ही पता चल जाता है कि ये ऑप्शन ठीक है या नहीं ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ ब्रांच ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी दैट इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग हाउ माइंड वर्क्स। ठीक है, जब माइंड की बात आ गई तो ये तो हमें पता है ना कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर ये वैसे क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपने माइंड वर्क्स की बात आएगी तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि ये साइकोलॉजी की बात हो रही है। इन एथलेटिक सिचुएशन है तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात हो रही है। इज नोन एज कॉग्निटिव स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, लेकिन कौन सी है? इधर लिखा हुआ कीवर्ड क्या है? माइंड वर्क्स। माइंड क्या काम करता है? सोचता समझता है, और सोचने समझने के सीखने के अमल को हम कहते हैं कॉग्निटिव। ठीक है, तो फिजिकल जिस्मानी होता है, मेंटल भी इसमें आ सकता है, लेकिन अच्छी टर्म जो है वो कॉग्निटिव वाली टर्म है। ओके, तो हमारे जो ऑप्शन होते हैं ना उसमें हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, दो आंसर बहुत करीब होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें, नर्वस एक अलग टर्म है अनाटमी की, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी की टर्म है, मेंटल कॉमन टर्म है, फिजिकल एक और टर्म है अनाटमी की। ठीक है, तो सबसे करीब तरीन है कॉग्निटिव का। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट्स दोज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट अकाउंट फॉर कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर। कल हमने पढ़ा था कि किसी शख्स की वो खसूसियात जो उसका परमानेंट बिहेवियर, मुसलसल बिहेवियर, मुस्तकिल बिहेवियर बन जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो उसका पर्सनैलिटी की खसूसियात कहलाती है। ठीक है, पर्सनैलिटी किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ खसूसियात का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, कामत, पोस्टर जिसको कहते हैं, फिजिक, ये भी पर्सनैलिटी का एक एलिमेंट है। ड्रेसिंग पर्सनैलिटी का एलिमेंट है। कम्प्लेक्शन, ठीक है, आपका जो एक बॉडी टाइप है। ठीक है, अक्सर आपने देखा बहुत ज़्यादा मोटे लोग भी अच्छे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा दुबले पतले लोग भी, उनकी पर्सनैलिटी इतनी मुतासिर कौन नहीं होती। ठीक है, एंडोमार्फिक और एक्टोमार्फिक लोग अच्छे नहीं लगते, बल्कि मेजोमार्फिक अच्छे लगते हैं दिखने में। अच्छा, फिर आता है जी कि उसका अखलाक, उसका बोलचाल, अंदाजे भी हैं, ये तमाम तर पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल आ गया जो कि डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि ट्रेट है या स्टेट है, और आपको बड़ा अहम ये पॉइंट बताया था कल कि ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एम्फेसाइज, यहाँ तक तो हो गया कि ये जो थ्योरी है ये जोर देती है, शख्सियत की ये थ्योरी जोर देती है किस चीज़ के ऊपर? रोल ऑफ जेनेटिक, यहाँ पे की वर्ड है जेनेटिक, और जीन्स क्या करते हैं? वो ट्रेट, वो विरासती खसूसियात ट्रांसफ़र करते हैं फ्राम पेरेंट्स टू इंडिविजुअल या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग हम कहते हैं जो बच्चे, बच्चों को ऑफस्प्रिंग हम कहते हैं अपने बच्चों को, जो वालदैन से खसूसियत बच्चों में आती हैं। तो जेनेटिक्स का एक की वर्ड है जो कि ज़ाहिर कर रहा है कि ये ट्रेट है। ठीक है, डिटरमाइनिंग आवर इंडिविजुअलिटी। अच्छा, अब आ जाता है जी नेक्स्ट, कि वो कौन सी थ्योरी है पर्सनैलिटी की जो कि जोर देती है ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन। तो डेफिनेटली पर्टिकुलर सिचुएशन है तो जवाब में आप ट्रेट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और इंटरैक्शनल में भी हो सकता है, आगे हम पढ़ते हैं पूरा। लेस एम्फसाइज ऑन द नेचर ऑफ इंडिविजुअल, किसी शख्स की नेचर के ऊपर कम तो जोर देती है, और उस सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा जोर दे रही है। डिटरमाइनिंग हाउ वेल हाउ वी एक्ट। जी, तो ये कौन सा होना चाहिए अभी?
जल्दी से बताएं। जी, यहाँ पे देखे ना कि ऊपर दो चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। एक तो पर्टिकुलर सिचुएशन है, अगर यहाँ तक होता तो हम कहते सिचुएशनल है, लेकिन उन्होंने बात को आगे बढ़ाया कि लेस एम्फेसाइज, बहुत कम जोर देती है नेचर ऑफ इंडिविजुअल, किसी शख्स की नेचर के ऊपर, ठीक है, कि वो कितना अच्छे तरीके से अमल करता है। अमल करना, इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये बोथ बी और सी की वर्ड्स को अगर आप पकड़ लेना तो आपको जवाब पता चल जाता है। आज हम एमसीक्यूज पढ़ने का मतलब ही यही है, मकसद ही यही है कि हम देखें कि जवाब हम कैसे लगा सकते हैं। ओके, जो मुश्किल सवाल हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिटेल रिक्वायर होती है उनको याद करने के लिए, उनके छोटे छोटे ट्रिक्स मैं आपको बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सट्रोवर्जन, यानी कि बैरून बीन जिसको आप कहते हैं। वो क्या करता है? जो सोशल हो जाता है, बोलता बहुत ज़्यादा है, गैदरिंग में कॉन्फिडेंस उसका ज़्यादा होता है। ऊपर वाले दो रहते हैं। ओके जी, ओके ओके। द टर्म एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा शख्स हु डिस्प्ले लाइवली, बहुत जिंदा दिल होता है, सोशलेबल होता है, घुल मिल जाता है लोगों में, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरजोश रहने वाला शख्स, ठीक है। ऐसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो गैदरिंग में, क्लास में सबसे आगे आगे लीड कर रहे होते हैं, लीडर्स होते हैं, बातों नहीं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बैरून बीन है, एक्सट्रोवर्ट्स हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? द टर्म डैश रेफर्स टू पर्सन हु डू नॉट डिस्प्ले हिज इनर इमोशन, ऐसा बंदा जो अपने अंदरूनी इमोशंस को डिस्प्ले नहीं करता, अपने अंदर ही अंदर। बाज़ औक़ात आपको जो इंट्रोवर्ट लोगों का मसला होता है ना, क्लास में ऐसे बच्चों को जवाब बहुत अच्छे से आता होता है, लेकिन वो सोच में होते हैं कि अच्छा कब बोलूँ, कब बोलूँ, कब बोलूँ, कब बोलूँ। तो वो इस चक्कर में रहते रहते वो फिर दूसरे गलत मलत जवाब भी दे देते हैं, लेकिन वो बेचारे चुप करके बैठे होते हैं जब तक सर बता देते होते हैं अच्छा इसका मतलब ये है। बच्चा कहता है यही तो मुझे भी आता था। उनमें कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, पढ़ाई पसंद होते हैं, ठीक है, अपने इमोशंस का इजहार नहीं कर पाते, उनको कहते हैं इंट्रोवर्ट्स। लेकिन यहाँ पे जी, न्यूरोटिसिज्म, जी जी, ये तो पढ़ी है ना हमने, ये तो डिटेल में तो थोड़ी सी पढ़ी है ना, इनकी शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़े थे। तो इसलिए अब एमसीक्यूज है, इनकी इतनी ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बता रहा एमसीक्यूज की, क्योंकि उसमें पढ़ा हुआ है हमने। अच्छा जी, तो अच्छा, बेसिकली आना इंट्रोवर्ट ही चाहिए, लेकिन आई थिंक कि ये इन्होंने बोथ बी और सी दिया हुआ है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो न्यूरोटिसिज्म है ना, उसमें मूड स्विंग होता है बेसिकली, ठीक है। कल हमने पढ़ा था न्यूरोटिसिज्म की, मूड स्विंग होता है, लेकिन उस मूड स्विंग में भी वो बंदा अपने इमोशंस का इजहार नहीं कर पाता। तो लिहाजा दोनों में ये बात एक कॉमन सी है वो आती है, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 18 को ज़रा समझिएगा। वो कहते हैं जी कि एक्स्ट्रावर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म कैन बी मेजर्ड बाय अ पर्सनैलिटी टेस्ट, शख्सियत को जानने के लिए भी कुछ टेस्ट रखे हुए हैं कि किस बंदे की शख्सियत कैसी है। अच्छा, तो एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म दो अलग अलग शख्सियात हैं, इनको मेजर करने के लिए, ठीक है, ये किसी इंसान को चेक करने के लिए टेस्ट दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं भी वो नहीं बोलेंगे, अदील और गुल और फरहत, महविश और इरम और अतिया, आप 6 लोग नहीं बोलेंगे। जो नए लोग हैं ना वो बताएंगे जी आज आपकी पर्सनैलिटी का एक टेस्ट हो रहा है, छोटा सा एक सवाल मैं पूछूंगा, आप लोगों ने जवाब देना है, ठीक है जी। रेडी हैं? सबसे पहले सवाल है जी सदफ से। बच्चे आप ये बताएं कि अगर आपकी कोई एक ख्वाहिश हम पूरी करें, या आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि आपने अगर आपके अख्तियार में हो, आप एक जानवर या परिंदा बनना चाहें, तो क्या बनेंगे इंसान के अलावा?
क्या बनना पसंद करेंगे? कोई जानवर या परिंदे का नाम बताएं जो आप बनना चाहें। चिड़िया, ओके जी, यहाँ पे है सदफ चिड़िया। नेक्स्ट, यही सवाल सबको समझ में आ गया। सादिया क्या बनना पसंद करेगी? बंदे तो हैं, आप जानवर या कोई एक परिंदा बनना पसंद करें, कौन सा परिंदा बनेंगे? अगर जानवर आप बनना पसंद करें तो क्या पसंद करेंगे? नहीं, एक आपका टेस्ट है, आप कौन सा बन रहे हो? अल्लाह माफ करे, इंसान अशरफुल मखलूक है, लेकिन बात यह है कि आप, या जिसे कहते हैं कि आपका फेवरेट परिंदा या फेवरेट जानवर कौन सा है, चलें ये बता दें। जो आपको बहुत ज्यादा पसंद होता है कि काश मेरे अंदर भी ये वाली खसूसियात होती। शेर की तरह बहादुर होते, बिल्ली की तरह बहुत ज्यादा फुर्तीले होते, ठीक है, क्या मतलब, जो भी एक, या परिंदों की तरह हम उड़ते, ईगल की तरह होते। खरगोश, ओके जी, गुड। नेक्स्ट, और कौन है हमारे साथ? सादिया दूसरी। हाँ जी, आप बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, टाइम हमारे पास। सादिया, ये खरगोश कौन सी वाली है, हरुणाबाद वाली या नारोवाल? हरुणाबाद खरगोश है, और सादिया नारोवाल से। बेटा आप ईगल, वाह, शाहीन, इकबाल का सही मानों में शाहीन बनना पसंद करेंगे। नौरीन है, रिमशा है, जल्दी से अपने अपने आंसर बताएं जी। वेरी गुड। नौरीन है हमारे साथ? रिमशा तोता है जी, ओके। और कौन रह गए हैं, जल्दी से बता दें अपने, और नौरीन है तो हमारे साथ वो भी बता दें। नहीं है, ओके जी, चलें कोई बात नहीं। मोस्टली आप सब लोग एक अच्छी नेचर के लोग हैं। अच्छा, अब हमारी जो पसंद या हमारी जो विश है ना, ये ज़रूरी नहीं कि ये, हो सकता है आपका शौक ही हो, लेकिन ये छोटा सा एक टेस्ट था। अब परिंदों की कुछ खसूसियात हैं, जानवरों की भी कुछ खसूसियात होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि जी चिड़िया, चिड़िया एक बड़ी मासूम सी होती है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है जी। ऐसे लोग हार्मलेस होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले होते, ठीक है, या इनकी नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती, ठीक है जी। जो, जी जी, जो जो खरगोश जो हैं वो भी सेम ऐसे ही हैं कि बड़े बेचारे मासूम से होते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, और ये बेचारे चिड़िया और खरगोश दोनों किसी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। जंगल में अगर आप देखें तो जो ईगल है वो एक शिकारी परिंदा है, उसकी अलामत है। ये एक खतरनाक परिंदा, बहादुरी की अलामत तो डेफिनेटली है इसमें। जो जो लोग हैं ईगल वाले, जिनकी पसंद है, इट्स मीन कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर तो हैं, लेकिन हो, तो मैं एक बता रहा हूँ बच्चे, ये तो एक छोटी सी बात की है ना आपसे। तो तो मतलब कि ईगल की खसूसियात क्या होती है, शाहीन क्या करता है, एक ईगल बाज, वो छोटे छोटे परिंदों का खून करता है, उनको मारता है, इवन के खरगोश को भी वो उसकी आंखें नोच लेता है, उसको मारता है, अपने पंजे गाड़ देता है। या इसी तरह से भेड़िया है, डॉग है, बिल्ली है, या कोई भी मतलब कि इस तरह के जो दरिंदा सिर्फ जानवर है, तो
ये फिर देखा जाता है कि अच्छा इन लोगों की इनकी पसंद क्या है, क्यों है, आखिरकार शेर किसी को अच्छा क्यों लगता है। ठीक है, तो वो तो एक दरिंदा है, धाड़ता है, भेड़िया क्यों अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये बातें इसी तरह से और बहुत सारे टेस्ट होते हैं मिलते जुलते। ठीक है जी, बचपन में आपने देखा होगा कि एक तस्वीर कोई होती थी, उसमें डबल वो फेस वाली तस्वीर होती थी, कि जी इसमें आप गौर से देखें आपको क्या नज़र आ रहा है। एक तरफ वो बुढ़िया है, एक तरफ वो नौजवान लड़की है, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह फिर वो आपको कुछ डॉट 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 छोटे छोटे नुक्ते लगे होते हैं। आपको कहा जाता है जी कि आप ना इससे कोई एक तस्वीर बनाए। कोई फिर अपनी तस्वीर बना देता है, कोई कहता है ये चिड़िया है, कोई कहता है खरगोश है, किसी को सांप नजर आता है उन डॉट्स में। ठीक है ना। तो ये सारे फिर पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए कुछ मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह सेम तोता वगैरह जो है, ये भी बड़ा एक मासूम सा बेज़रर जानवर है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है। तो इस तरह से वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं कि जी इस शख्स की लेकिन तोता हमें बुरा नहीं लगता। लेकिन एक बात बताऊं, नफ्सियात के पॉइंट ऑफ से इस नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से हट कर अच्छा, नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं कि जी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है कि हम अ, हमारे बागात में बहुत बहुत बारीक बात है, इसको समझने वाली है, किसी भी हवाले से आप देख सकते हैं। हमारे बागात में जब कौवा आता है तो हमें दूर से पता चल जाता है जी काले रंग का कौवा है, और हम शदीद उससे नफरत करते हैं, उसको भगा देते हैं, हमें बुरा लगता है। ठीक है जी। वो हमारे फलों का बहुत कम नुकसान करता है। लेकिन वो तोता जो ग्रीन कलर का होता है, हमारे बागात के कलर का होता है, मासूम भी लगता है, लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा हमारे फलों को बागात में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला तोता होता है। इट्स मीन कि हमारे जो अपने होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, हमें बाज़ औक़ात नहीं पता चल रहा होता। ठीक है, क्योंकि वो अपने हैं, कलर एक जैसा है। ठीक है जी। दरख्त में छुपा बैठा है, पता नहीं चलता। लेकिन बाहर वाले जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो फ़ौरन पता चल जाता है जी कि ये कौवा है, ब्लैक कलर का है, और ये ज़रा दूर से ही उसका पता चल जाता है ना। खैर ये थोड़ी सी बारीकी वाली बात थी, तो मैंने आपको ज़रा शेयर कर दी। ये थोड़ी सी इर्रेलीवेंट बात थी, लेकिन बात कुछ इसमें हकीकत किसी हद तक है। ओके जी। वो तो फिर आगे मिसालें बहुत ज़्यादा होती जाती हैं। ओके जी, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के सवाल ये आगे आपके 20-22 तक। अब आ जाते हैं जी कि इनको पढ़ने की ज़रूरत है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट को, क्योंकि कल भी हमने इनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। हाँ, एक्सट्रोवर्जन वही एक्सट्रोवर्ट, बैरून बीन जिसको आप कहते हैं, लाइवली, जिंदा दिल, सोशल लोग, बोलने वाले, पुरएतमाद लीडर, इस तरह के लोग जो हैं एक्सट्रोवर्ट्स हैं। और न्यूरोटिसिज्म ये भी थोड़ा सा दोनों के दरमियान दरमियान वाली बात है, ना तो ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना इंट्रोवर्ट होते हैं। फिर क्या होते हैं इनका किस नहीं, एम्बीवर्ट्स एक एम्बीवर्ट्स दरमियानी दरमियानी बात है, वो एक अलग चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। न्यूरोटिसिज्म में हमने पढ़ा था कि कोई भी किसी भी वक्त किसी बंदे से बात करें ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमें पता होता है कि यार पता नहीं अचानक इसका मूड क्या हो, डर के मारे हम उनसे बात नहीं करते कि अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो हमें डांट देगा, या किसी भी बात पे वो बहुत ज़्यादा शिद्दत का रद्द-ए-अमल शो करता है, उसका मूड स्विंग हो जाता है, अचानक गुस्सा हो जाता है, अचानक बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। ठीक है, अचानक खुशगवार मूड में आ जाता है। तो ऐसे लोग एक मेंटल डिसऑर्डर है, इसको हम कहते हैं न्यूरोटिसिज्म। अच्छा ये खैर टीचर्स के बारे में इस तरह से नहीं कहते भाई। अ, वो एक अच्छी बात है, डर के मारे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बात नहीं करते थे। ये गुल मोहम्मद आप लोगों के साथ है, तो ये बहुत ज़्यादा मुझसे डरता भी था,
और इसको डांट भी पड़ती थी। तो इसको पता है कि जी बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे डरते थे। खैर एक दफ़ा तो इसका गुल वाक़या सुना दूँ? नहीं सुनाऊँ? ओके जी, ओके जी, ओके, ओके। कोई खैर ओके जी, पर्सनल है जी, हम नहीं सुनाते अभी। नहीं, नहीं मतलब नॉर्मल सा था, वो एक टीचर स्टूडेंट के हवाले से जिस तरह से होता है। ओके जी, खैर कोई इंसल्टिंग या कोई दूसरा नहीं था, अच्छा बच्चा था। बहरहाल थोड़ा-सा एक एतमाद वाली बात थी कि एतमाद दिलाना था। इसको हिम्मत दिलानी थी, बस इस हवाले से था, कोई बहुत ज़्यादा दूसरा नहीं था। अच्छा जी, तो एक आइसेनिक, इसका पूरा नाम था हंस हंस आइसेनिक। इस बंदे का नाम था हंस आइसेनिक, यूएसए का रहने वाला था। और ये बातें ना कॉपी पेन ये पेन लेके बैठा करें और उस चीज़ के ऊपर राइट डाउन कर लिया करें, ठीक है। और हंस आइसेनिक था इसका नाम, इसने आइसेनिक थ्योरी दी थी, ठीक है। और आइसेनिक थ्योरी में ही इसने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और न्यूरोटिसिज्म का जिक्र किया था। अच्छा 19वां सवाल है जी कि एक ऐसा पर्सन जो कि क्वाइट होता है और सॉलिटरी होता है, तन्हाई पसंद होता है, खामोश होता है, तो डेफिनेटली क्या होगा? इंट्रोवर्ट होगा। अच्छा और नेक्स्ट 20 सवाल है, इंट्रोवर्ट टेंड टू सीक आउट सिचुएशन, सीक आउट वो ऐसी सिचुएशन को ढूंढता है वेयर देयर इज लिटिल स्टिमुलेशन, जहाँ पे तहरीक बहुत कम हो, लिटिल स्टिमुलेशन हो, उसका हरकत मुहर्रिक जो है वो बहुत कम हो, स्लो हो, जहाँ पे उसको कोई बातचीत कोई काम वो ना करना पड़े, वो ऐसी सिचुएशन ढूंढता है, तलाश करता है, ठीक है। अब ये बड़ा आसान सा सवाल था, लेकिन अक्सर ये जहाँ पे आप देखेंगे ना आउट सिचुएशन, वो खामोशी से आप चुप करके लगा देना था एक्सट्रोवर्ट के ऊपर, ठीक है। लेकिन आगे अगर देखें तो जो लिटिल स्टिमुलेशन है, इसके ऊपर अगर आप फोकस करें तो आपको पता चलता है कि ये क्या है, इंट्रोवर्ट। 21 है, हु रिक्वायर्स मोर स्टिमुलेशन टू अचीव अ कंफर्टेबल लेवल ऑफ अराउजल। हाँ जी, अराउजल के लिए वो कौन सा खसूसियात वाला बंदा होगा जो कि आराम से अराउजल वाले लेवल को अचीव कर लेता है। तो अराउजल होता है जोश जज्बा उभार। तो अगर आप लोग देखें कि एक है कोई भी एक आजकल लीडर्स के आप देखें, वो आराम से जनाब लाखों के मजमे में भी वो बड़ा एक पुरजोश तकरीर कर देता है, लोगों से एड्रेस कर लेता है, दुनिया के किसी भी बंदे से मिला दें वो बातचीत कर लेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई होता है, ठीक है जी। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 23 है, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी वाज डेवलप्ड बाई। अच्छा अब ये 5 जो मॉडल है ना, इनको ज़रा आप देख लें, 5 फैक्टर कौन कौन से पर्सनैलिटी के। एक तो है एक्सट्रोवर्जन, नंबर 1। नंबर 2 था एग्रीएबलनेस, सबसे पहला वर्जन इसने था दिया जी कि कुछ लोग एक्सट्रोवर्जन होते हैं। दूसरा इसने कहा पर्सनैलिटी का मॉडल या उसका एक फैक्टर था, वो था एग्रीएबलनेस। कुछ लोग हर बात आमीन कह देते हैं, हर किसी की बात अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है यार, सही कह रहे हो तुम, वेरी गुड, हाँ ऐसी ही है। जो भी बंदा बगैर तहकीक के उस पर लब्बैक कह देते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही कह रहे हो, सही है, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे जो फैक्टर था, लिख रहे हैं आप लोग, ओपननेस, ओपननेस, खुले डुले मिजाज के लोग, ठीक है। और तीसरे चौथी किस्म के लोग होते हैं या चौथा फैक्टर है कंसाइंशियसनेस, कंसाइंशियस, कंसाइनमेंट नहीं होता जैसे, कंसाइंशियसनेस, ठीक है जी, कंसाइंशियसनेस। और पांचवा है न्यूरोटोसिज्म। तो ये 5 फैक्टर हैं, बिग 5 भी इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, बिग 5। एक्सट्रोवर्जन, ओके जी, बिग 5, 5 बड़े,
वो कहते हैं जी कि ये किसने दिया था? ये दो साइंसदान थे जी, कोस्टा और मैक्रे थे। ये 1992 में 1992 में इन्होंने ये 5 फैक्टर मॉडल पेश किया था पर्सनैलिटी का, कि पर्सनैलिटी के 5 फैक्टर हैं। ओके जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। ये बहरहाल ये किसी दौर में मैंने लिख के रखे थे, वो मुझे मिले नहीं। अब ये नेट पे इसको डिटेल आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिल रही, गूगल पे तो एटलीस्ट नहीं मिल रही। लेकिन ये मैंने कहीं किसी दौर में लिख के रखे थे, वो मुझे मिलते हैं तो वो भी आपको शेयर करता हूँ। लेकिन अभी आपने फौरी तौर पे इनको कैसे याद करना है, वो छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। विच स्केल असेस द एथलीट्स एबिलिटी टू फोकस। वो कौन सा स्केल है जो कि जायज़ा लेता है, असेस करता है किसी एथलीट की काबिलियत को कि वो फोकस करे सेवरल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो बेट ई से, ई और टी, तो इधर भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो दोनों में ई भी है और टी भी है। ठीक है, तो बेट वाला जो है बी ई टी, बेट, ये इसका ऑप्शन सही वाला है। इस तरह से इसको आप याद कर लें, अंडरलाइन कर लें उन लेटर्स को, आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक है जी बिट स्केल। बिट स्केल क्या है कि बिट स्केल असेस द एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। और आईटी क्या है? आईटी की इंफॉर्मेशन, आईटी क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जिसमें आईटी आ रहा है, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप इसको समझ लें बेशक। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो वर्ड आ रहा है ना, की वर्ड है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको देता है और ये मुख्तलिफ सोर्सेज से देता है। वैसे बिट जो है वो कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये एक कंप्यूटर की एक छोटी सी पैमाना है, उसकी मेमोरी के हवाले से, स्टोरेज के हवाले से। स्मॉलेस्ट यूनिट है, हाँ जी बिल्कुल। पहले बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलो बाइट, के बी, फिर एम बी, फिर जी बी, और फिर टी बी, गीगाबाइट, और फिर टेराबाइट, टीबी। हाँ, वो ठीक है, अगर आपके पास लिखा हो तो आप ये शेयर कर दें। हाँ, क्रेविंग। अच्छा, बहरहाल इसको याद करने के लिए जो सबसे आसान तरीका और रटे वाला तरीका है वो यही है कि आईटी का आप कॉमनली इसको आप याद करें, रटा लगाएं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऊपर इंफॉर्मेशन का वर्ड आ रहा है और यहाँ पे आईटी का वर्ड आ रहा है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। पिछले ऑप्शन में एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ईटी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक हो गया। अब अगला देखिएगा आप लोग कि विच स्केल असेसेस द एबिलिटी टू फोकस नैरोली ऑन वन स्टिमुलाई। नैरो, नार से नैरो। ठीक है, देखें इधर भी ये स्टार्ट वर्ड हो रहा है एन ए आर, और नीचे जवाब में भी एन ए आर है। तो ये बेसिक छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली भी इसको पढ़ें तो हो सकता है वो याद हो जाए, लेकिन ये जो रटा है ये कभी भी नहीं आपको भूलेगा। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। लर्निंग की जो थ्योरीज हैं साइकोलॉजी में, ये किसने दी थी? ये अल्बर्ट बंडूरा था, इन्होंने दी थी जी 1977 में। एल्बर्ट बंदूरा, ए बी। और इसको याद करने के लिए तरीका है, जो जब हम लर्निंग की थ्योरीज, ऊपर वर्ड क्या है? लर्निंग की थ्योरीज, ठीक है, लेकिन वो सोशल लर्निंग की है चाहे जो भी है, पर सीखते हैं तो सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? ए बी सी, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो एल्बर्ट, ए से एल्बर्ट, बी से बंदूरा, ए से एल्बर्ट, बी से बंदूरा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेल। ठीक है, एबीसी से ही याद करते हैं ना। तो एक अल्बर्ट बंडूरा, तो ये सीखने की थ्योरीज दी थी अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, ऊपर सीखने का वर्ड आ रहा है ना, तो इसलिए इसको रटा लगा के आपने याद करना है अल्बर्ट बंडूरा, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है ना हमने। तो बाकी इसकी जो थ्योरीज हैं उसको डिटेल से पढ़ना, वो हमारे इसमें से ज़रा ओवर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। वो जब आप
कभी लेक्चरशिप का आप एग्ज़ाम याद करेंगे तो फिर ये चीज़ें आपको उसमें याद करवाएंगे। अभी उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर एक एक मंथ लगता है एक एक सब्जेक्ट के ऊपर, फिर वो 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ की तैयारी होती है या 7 मंथ की। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 27 है, सॉरी 28 है। हु प्रपोज थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, ये कल भी हमने पढ़ा था। ट्रायल एंड एरर, टी से गलती करो और सीखो, ये कल हमने पढ़ा था। तो ये थॉर्नडाइक, ठीक है, बाकी किसी में टी नहीं है, टी से स्टार्ट नहीं हो रहा। ट्रायल और थॉरन, ठीक हो गया। ट्रायल एंड एरर, ये जब अंडरलाइन करेंगे ना टी और टी में, तो आपको फौरन बात पता चल जाएगी कि अच्छा ये ट्रिक हमने पढ़ा था, ठीक हो गया। उसके बाद है 29, इंस्टिंक्ट जिबली थ्योरी, ये दी थी जी सिगमंड फ्रॉड ने, सॉरी फ्राइड ने। फ्राइड पढ़ते हैं तो फ्रॉड आ जाता है ना माइंड में। सिगमंड फ्राइड जो साहब थे, जिन्होंने साइको एनालिसिस की थ्योरी भी दी थी, और इनका बहुत बड़ा काम था, काफ़ी काम इनका मुतनाज़ा था। सबसे मुतनाज़ा बंदा जो रहा है वो सिगमंड फ्राइड रहा है, ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें की जिनके ऊपर बाकी साइकोलॉजी के जो बंदे थे वो इनसे इख्तलाफ करते थे, नहीं मानते थे। अच्छा, अब जिबिल्लत क्या थी, कल आपको बताया था जी, जिबिल्लत क्या है? गुड गुड गुड, वो खसूसियात जो हम माहौल से नहीं सीखते और वो इनबॉर्न होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? जिबिल्लत या इंस्टिंक्ट कहलाती हैं। साइको एनालिसिस का फादर है, साइकोलॉजी का फादर नहीं है। वाटसन? नो 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 नो, विलियम वॉन्ड, विलियम वंडत नहीं, इसको पढ़ते विलियम वॉन्ड जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी है। और फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वो कौन है जी? ना, वो फॉल्डहैम नहीं है, कॉलमन ग्रिफ्थ, सी जी, कॉलमन ग्रिफ्थ सी जी के नाम से याद करें। मॉडर्न, अच्छा एक थे फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, वो कौन थे? ये आपकी असाइनमेंट है, वो याद कीजिएगा। साइकोलॉजी के फादर हैं जी विलियम बॉन्ड, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर हैं कॉलमन ग्रिफ्थ, और मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर हैं जो भी हैं वो आपने बताना है जी। जी, मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर देख लें, कन्फर्म है? नो, ये नहीं है, किसी और बंदे का नाम था। ओके, बहरहाल मेरे माइंड में किसी और का नाम है, आप सब लोग देख लीजिएगा जी। ओके, फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज बाय डॉलर। अच्छा जी, अब फ्रस्ट्रेशन और अग्रेशन क्या है? जब आप परेशान होते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, आप गुस्सा करते हैं, जारियत करते हैं। जैसे ही आप फ्रस्ट्रेट होंगे वैसे ही गुस्सा करेंगे, अग्रेसिव होंगे। तो इन दोनों का रिलेशनशिप है, और ये जी थ्योरी दी थी डॉलर ने, ठीक है। और हर इंसान, अच्छा इस मज़े की बात है कि कोई ना कोई जब आप सोचते हैं ना इस तरह से रटे वाला ट्रिक, तो वो याद हो जाता है। अगर आपने इसको याद करना है कि जी वैसे तो इसकी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, इसको अगर कोई पढ़ना चाहे, किसी के पास टाइम हो तो उसको सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑप्शन एमसीक्यूज़ की अगर बात हो रही है कि सिर्फ एमसीक्यूज़ आपने याद करने और कैसे याद होंगे, तो हर बंदा किस लिए परेशान है कि उसके पास डॉलर आ जाए, और डॉलर को हासिल करने के लिए हर बंदा बड़ा अग्रेशन शो करता है। ऐसा है कि नहीं है? हाँ जी, तो अल्बर्ट बंडूरा एबीसी वाला है, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर, सिग्मंड फ्राइड एक साइको एनालिसिस वाला है, ठीक है। तो बाकी बच जाता है डॉलर। डॉलर के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है, डॉलर के लिए ही एग्रेशन होता है। डी को आप साइलेंट कर दें। ओके जी। ये वो ट्रिक्स हैं बच्चे जो मैंने अपने लिए सोचे थे, और ये रटे वाले सवाल तो बड़े मेरे फिट कारगर बैठे थे, जो कि नहीं भूलते थे।
ओके, ड्राइव थ्योरी जो थी वो किसने प्रपोज की थी? वो था जी हल। अच्छा, इसके लिए भी एक मैंने जो अपने हमारे मुआशरे के मुताबिक देसी एक इसका टोटका सोचा हुआ है, वो ये था कि ड्राइव का मतलब क्या होता है? चलाना। हल, खेतों में हल चलाते हैं, हल चलाएं जी। ठीक है, हल क्या किया जाता है? हल चलाया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक है जो कि फिर आपको नहीं भूलेगा। वैसे भी अगर आप देख लें तो थायरनडाइक और सिगमंड फ्राइड तो बहुत कॉमन है, ये आपको याद रहेंगे। बाकी बच जाएगा डॉलर। डॉलर आपको पता है जी, ऊपर फ्रस्ट्रेशन और ये, तो ड्राइव वाला जो है वो आपका हल है। अच्छा जी, बंदूरा प्रपोज दैट लर्निंग, क्योंकि ए बी था अल्बर्ट बंडूरा, तो ए बी इसने लर्निंग बिहेवियर देख लें। ठीक है, वही बात आ रही है। टेक्स प्लेस इन टू मेन वेज, कि सीखने का जो बिहेवियर है वो दो तरफा होता है, दो तरह से हो सकता है। अच्छा जी, अब इसका नाम है अल्बर्ट बंदूरा, ए बी वाला, तो नाम भी दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। तो इसने जो बिहेवियर के हिस्से किए थे सीखने के लिए, वो भी दो तरीके से बताया था कि इंसान दो तरीके से सीख सकता है। नंबर वन, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 33 है। ऑपरेंट लर्निंग कंडीशन, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी ये दी थी बी एफ स्किनर ने, और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी आइवन पावलो ने। याद है? तो बच्चे, अगर ना ये साइकोलॉजी फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में आ जाती है, अगर इनकी थ्योरी अगर आप पढ़ने बैठ गया ना तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, तो बहरहाल अभी इस वक्त जो नेचर है ना आपके टेस्ट की, वो बहुत ज़्यादा बेसिक आना है, क्योंकि ये नॉन गजटेड गजटेड पोस्ट हैं, और ये कोई बाल की खाल नहीं उतारेंगे। इवन कि ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डिटेल वाली बुक है। सिर्फ शफकत रसूल की बुक पढ़ लेना अच्छे से, वो टेस्ट आपका होगा, लेकिन उससे टेस्ट पास हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि अगर उसमें से टेस्ट ना आया तो दूसरी बहुत अच्छी बुक ये है, और इसकी इस दफ़ा इसलिए ज़्यादा वो है, अहमियत ज़्यादा है कि इसके ऊपर जो आपके दो तीन डॉक्टर्स ने रिव्यू किया है, डॉक्टर असगर साहब ने और ख़ास तौर पे ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब ने। ठीक है, तो उनके इस बुक के बारे में बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, और नए जो आपका एक इसका एडिशन आया हुआ है उसके ऊपर भट्ट साहब की तस्वीर भी है, उनका नाम भी इसके ऊपर प्रिंट है, तो अथेंटिकेशन की अलामत है। तो इस बुक में से चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये पेपर बन के आए आपके पास। ठीक है जी, तो इसलिए इस बुक का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बुक आप पढ़ लेते हैं तो शफ़क़त रसूल साहब वाली बुक तो हलवा है। ओके जी। ऑपरेंट कंडीशन क्या थी कि वो जो बिल्ली को पिंजरे में बंद किया जाता था, और वो एक क्लिप के ऊपर हाथ मारती थी, और वो उसका जो खिड़की थी खुलती थी और बाहर आती थी, और बाहर जैसे ही आती थी उसको रीइंफोर्समेंट, मतलब बिल्ली भूखी होती थी तो उसको कोई खाने की चीज़ दी जाती थी, गोश्त का टुकड़ा या कोई और चीज़। ठीक है, तो इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट, जो चीज़ इनाम के तौर पे दी जाती है। ठीक है, क्योंकि वो एक छोटी सी खिड़की खोल के आती थी, तो उसको रीइंफोर्समेंट दी जाती थी। इन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट द बिहेवियर इज रिवार्ड। जब आपको रिवार्ड दिया जाता है रीइंफोर्समेंट के तौर पे, फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपको शाबाश, गुड, वेरी गुड, स्टार, और सराहा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है सबके सामने, तो ये क्या है? एक रिवार्ड है। अगर कोई आपने मैच वगैरह जीता है तो आपको इनाम, ट्रॉफी, टॉवल, कुछ भी शर्ट दिया जाता है इनाम के तौर पे, तो इसको हम कहते हैं रिवार्ड। जब रिवार्ड दिया जाता है तो ये जो रीइंफोर्समेंट है ये क्या है? पॉजिटिव है, जजा जिसको बोलते हैं। और अगर सज़ा दी जाती है रीइंफोर्समेंट के तौर पे, कि अगर आप फेल हुए या अगर आपने अच्छा ना किया तो आपको फेंटी लगेगी, मार लगेगी, या डांटेंगे, या इंसल्ट, या कुछ भी आपको हो सकता है, तो वो होगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो 35% वही है कि रिमूवल ऑफ aversive stimulus इन रिस्पॉन्स टू बिहेवियर। अब जो आपको स्टिमुलस दिया जा रहा था, जो तहरीक थी वो आपको तहरीक दी जा रही थी। फॉर एग्जांपल
वो क्या मुहर्रिक था? वो इनाम की लालच थी, वो ट्रॉफी थी, वो शाबाश थी। ठीक है, अगर आप हारते हैं तो हारने वालों को वो चीज़ नहीं दी जाती। तो ये एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। लेकिन स्पोर्ट्स में आपने देखा कि फाइनल में विनर को भी इनाम दिया जाता है और रनर अप को भी दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि वो भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव उसको रीइंफोर्समेंट मिले। ये ना हो कि बिल्कुल वो नेगेटिव सोचे। रिवर्स जिस हाँ, नेगेटिव के मीनिंग में आता है बुरा। क्वेश्चन नंबर 37 है जी। मॉडलिंग इन्वॉल्व्स, अब ये एक मॉडल जैसे होता है, कोई भी आपका एक मॉडल होता है जिसको आप फॉलो करते हैं। मॉडलिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग न्यू बिहेवियर्स बाय वाचिंग एंड कॉपीइंग द बिहेवियर ऑफ अदर। फॉर एग्जांपल, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, अभी आप देखें कि रोनाल्डो के बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। बच्चे और यंगस्टर्स जो हैं वो रोनाल्डो की तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, फुटबॉलर। और अगर हमारे क्रिकेटर्स की बात की जाए तो बहुत सारे खिलाड़ी मुख्तलिफ, कोई बाबर आजम बनना चाहता है, कोई शाहीन अफरीदी, कोई विराट कोहली, या कोई भी उनके जो आइडियल्स होंगे ना, उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, उन उन जैसा बनने, उनको कॉपी करने की और उनके किरदार से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 38 है कॉग्निटिव। अब जहाँ पे कॉग्निटिव का वर्ड आ जाएगा वो होगा सीखना, दिमागी या सीखने का ताल्लुक दिमाग। अब एक वर्ड आ रहा है डिसोनेंस। सबसे पहले हम आगे पढ़ते हैं कि ये क्या कहते हैं। कि डिसोनेंस कहते हैं इख्तलाफ को। सीखने का जो इख्तलाफ है वो क्या है? इज अनप्लेजेंट सेंसेशन, डेफिनेटली नाखुशगवार आपको एक फीलिंग होती है। वी एक्सपीरियंस व्हेन एन एटीट्यूड वी होल्ड कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट, कि उस वक्त हमें बुरा लगता है जब सीखते हुए कोई इख्तलाफ वाली बात आ जाए, और जो एक एटीट्यूड हमने कैरी किया हुआ है या जो एटीट्यूड हमारा बना हुआ है उस पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तजाद आ जाए विद द करंट सिचुएशन आर इंटेंशन, कि कोई इरादी या जो मौजूदा सिचुएशन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मौजूदा जो सियासी बात को तो हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए वैसे। आपसे कहा जाए कि जी कल से हमने रिसर्च स्टार्ट करनी है या अनाटमी स्टार्ट करनी है, तो कुछ बच्चे कहेंगे जी अनाटमी स्टार्ट करनी चाहिए, और कुछ को सूट नहीं करेगा, वो कहेंगे जी कि हमें रिसर्च स्टार्ट करवा दें। ठीक है, तो किसी एक की बात जब मान के रिसर्च स्टार्ट करवा ली जाएगी या अनाटमी स्टार्ट करवा ली जाएगी, तो दूसरे जिन्होंने दूसरी राय दी थी उनके माइंड के अगेंस्ट होगा। सीख तो वो रहे होंगे लेकिन उनके एक उनकी मर्जी के मुताबिक वो बात नहीं हो रही। एक सीखने में इख्तलाफ है, इसको कहेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन नंबर 39 है अग्रेशन इन्वॉल्व्स एक्टिवली। जब एक्टिवली है डूइंग समथिंग अनप्लेजेंट टू समन, किसी के साथ जब आप एक्टिवली कोई नाखुशगवार वाक़या उसके साथ करेंगे तो वो क्या होगा? ये एग्रेशन होगा। नाखुशगवार डेफिनेटली उसको बुरा भला कहेंगे, डांटेंगे, ठीक है, इंसल्ट करेंगे, उसको मारेंगे, धक्का देंगे, कुछ भी कहेंगे, थूकेंगे, तो ये क्या होगा? एग्रेशन होगा। दोबारा फिर एग्रेशन की टाइप्स भी हमने पढ़ी थी, वही सवाल आ रहे हैं। ठीक है, कि बिहेवियर ऑफ एनी काइंड दैट इज कैरिड आउट विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग, जब नियत इरादतन किसी को हार्म पहुंचाएंगे तो ये क्या होगा? एग्रेशन होगा। ठीक है, तो जो की वर्ड है उनको अंडरलाइन कर लिया करें, इंटेंशन ऑफ हार्मिंग एनी अदर। जब आप रिपीट करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, तो सिर्फ आप वो दो लफ्ज़ पढ़ेंगे और नीचे एग्रेशन आपको समझ आ जाएगा। ये कम टाइम में रिवाइज करने का बेहतरीन अंदाजा होता है, बेहतरीन तरीका होता है कि आप इनको अंडरलाइन करते जाएं। ठीक हो गया? जारहियत, जारहियत, गुस्सा एक एक चीज़ है। जारहियत, जारहियत में गुस्सा भी होता है, जोश भी होता है। ठीक है,
अच्छा जी, व्हेन द प्राइमरी इंटेंशन, जब आपकी इब्तदाई शुरू से ही नीयत ऐसी हो कि जो आपने बिहेव करना है वो दूसरों को हार्म नुकसान पहुंचाने के लिए होता है, तो वो आपका हॉस्टाइल एग्रेशन है। आप खेल में उतरते ही इसी तरह है। फॉर एग्जांपल हम हॉकी के मैचेस वगैरह करवाते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा स्कूल है जिसके जो टीचर है ना वो है स्पोर्ट्समैन तो नहीं है, लेकिन अपने दौर में कभी उसने को खेला होगा, वो पीईटी नहीं है। तो हमारा फाइनल उससे हुआ था, उसको उसका ये है कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, टेक्निकली बहुत अच्छे स्ट्रांग हैं। उस टीम में मेरा बेटा भी खेलता है। तो डिस्ट्रिक्ट की सबसे अच्छी टीम थी हमारी। अब वो बड़े बड़े बच्चे ले और बच्चों को सिखा के लाया कि जी इनको ना आपने जैसे ही देखें कि हारने लगना है ना, इनको हाकियाँ मारे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपको बिठा देंगे, लेकिन उनका जो अच्छा खिलाड़ी होगा उसको आपने मारना है। ठीक है, अब मुझे पहले डर था। अब मैं स्कूल छोड़ के अब आ गया था कॉलेज। तो वहाँ पे जो मेरा स्टूडेंट है, गुल, आप जानते हो जमाल को? अब वो जमाल आ गया वहाँ पे उस स्कूल में, मेरे स्कूल में। तो उसको मैंने कहा भी था कि यार जैसे ही इस टीम के साथ तेरा मैच होना, तुमने पहले ही जो आपके अंपायर्स वगैरह हैं उनको बताना है, और उस बंदे को बताना है कि अगर हमारे बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम ज़रा इसका ना सख्ती से नोटिस लेंगे, जो भी है। तो बहरहाल वही हुआ कि उन्होंने हमारे एक बच्चा जो था फॉरवर्ड खेलता था, गोल करने वाला, उस बेचारे का सर फाड़ दिया था उन्होंने। ठीक है, तो वो पहले ही इस नीयत से, और डेफिनेटली उसके बाद हमारे बच्चे, बड़े छोटे छोटे बच्चे थे, डर गए, परेशान हो गए, और वो मैच वो जीत गए। हमारा जो था दूसरे नंबर पे टीम आई। खैर ये होता है कि फिर जो टीमें आपकी फर्स्ट और सेकंड होती है ना, विनर और रनर अप, वो आगे चल के फिर वो खेलती है। आगे फिर यूं हुआ कि फिर हमारे दूसरी तहसीलों से जब हमारे मैचेस हुए, तो फिर वो हमारी टीम जीत गई। तो ये जब आप सोच के आते हैं कि मैंने आप पहुंचाना ही नुकसान है किसी को, तो ये आपका नियत, ये इरादा, ये एग्रेशन हॉस्टाइल एग्रेशन कहलाता है। ओके जी। इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है कि डेफिनेटली किसी चीज़ के साथ आप हार्म करते हैं, बैट से, बल्ले से, हाथ से, किसी भी चीज़ से। ठीक है, व्हेन द बिहेवियर इज क्लियरली लाइकली टू कॉज हार्म, जब आपका क्लियर बिहेवियर हो कि आपने क्लियर बिहेवियर का मतलब है कि आपने किसी को थप्पड़ मार दी, मुक्का मार दिया, टक्कर मार दी। ठीक है, तो ये बहुत सारे खिलाड़ी हैं, एक मशहूर खिलाड़ी थे फुटबॉल के, जैनुद्दीन जैदान, फ्रांस की जानब से आई थिंक खेलते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, फ्रांस की जानब से ही खेलते थे। तो वो था, फाइनल मैच था, और उस बंदे का आखिरी मैच था। कमाल का फुटबॉलर था, गंजा था, मुसलमान था, जैनुद्दीन जैदान, लेकिन उसको जिडान जिडान के नाम से वो बड़ा मशहूर था। तो अ, उसको मुखालफिन ने गुस्सा दिलाने के लिए कोई ऐसी सिचुएशन से दो चार किया, या वो फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने टक्कर दे मारी थी अगले सामने वाले खिलाड़ी को, और वो बेचारा बड़ा दूर जाके गिरा था, उसको चोट लगी थी। खैर उसके बाद उसको पेनल्टी दे के बाहर बिठाया गया। तो ये है जब कि उसने टक्कर मारी, ये क्लियर उसका बिहेवियर था कि उसने नुकसान पहुंचाने के लिए उसको टक्कर मारी। ठीक है, जब आपका बिहेवियर क्लियर हो कि उसको हमने नुकसान ही पहुंचाना है, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, सॉरी, एग्रेशन कहलाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा तीसरा बिहेवियर क्या, सॉरी, तीसरा एग्रेशन क्या होगा, वो है असर्टिव। असर्टिव हम कहते हैं, जैसा कि हमारे पास जो अंग्रेजी के फिक्र हैं, जो लोग अंग्रेजी को जानते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं, कि वो कहते हैं जी कि आपका जो बिहेवियर है ना वो अग्रेसिव तो होता है शो, लेकिन आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, मुखालिफ को। खेल में आपका एग्रेशन होता है, लेकिन आप मुखालिफ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, तो ये एग्रेशन असर्टिव, या इसको आप पॉजिटिव सेंस में, या थोड़ा सा पॉजिटिव, ये ज़रूरी भी होता है, ये आपका एग्रेशन की टाइप है। तीनों टाइप्स समझ आ रही हैं? जी। हाँ, तो आप कहाँ थे जब मैं इंस्ट्रूमेंटल बता रहा था? नो, यू आर नॉट मेंटली अलर्ट। ठीक है,
आप कहीं गए हुए थे सैर तफरीह करने मेंटली तौर पे और फिजिकली इधर ही बैठे हुए थे। हाँ जी, ये है कि देखें कि जब इंस्ट्रूमेंटल का मतलब है कि क्लियर आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर जो आप शो कर रहे हो, बिहेवियर वो ऐसा है कि आपने, उससे ज़ाहिर हो रहा है कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जिसमें आप मारना, टंगड़ी अड़ाना, थप्पड़ मारना, घूंसा मारना, कुछ भी है, ठीक है। तो जो आपने प्रैक्टिकली शो किया वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए था, तो ऐसा एग्रेशन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहलाता है। जी। यार वर्ल्ड चेंज हो रहा है, हॉट कोल्ड एग्रेशन ये होता है कि मुंह में बड़बड़ाते रहना या नुकसान ना पहुंचाना, लेकिन मतलब वर्बली जिसको आप कह सकते हैं। और हॉट एग्रेशन जिसका आप गुस्से में इजहार करते हैं, खैर वो मेरा ख्याल है कि वो ज़रा साइकोलॉजी की टर्म्स नहीं है, वो नहीं है कि वो आम टर्म्स हैं। साइकोलॉजी में जो सवाल आएंगे वो साइकोलॉजी की टर्म्स के मुताबिक आएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 44 है, वी आर बर्न विद टू अपोजिंग इंस्टिंक्ट। अब ये वही बात आ गई, इंस्टिंक्ट की थ्योरी किसने दी थी? ये सिगमंड फ्राइड ने दी थी, ठीक है। द लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट के जिंदगी और मौत वाली थ्योरी है जी, ये हमारी जिबलत में शामिल है, ये दी थी सिगमंड फ्राइड ने। व्हेन वी आर फ्रस्ट्रेटेड वी रिस्पॉन्ड विद अग्रेसिव बिहेवियर वाज द थ्योरी ऑफ। जी, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना कि फ्रस्ट्रेशन और अग्रेसिव, फ्रस्ट्रेशन किस लिए होती है? हर बंदे की ख्वाहिश है, परेशान है कि मेरे पास डॉलर आने चाहिए, और डॉलर के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, एग्रेशन करता है, पुरजोश हो जाता है। ऐसा है कि नहीं है? जब आपको पता चले ना कि सुबह, हाँ जी, कि जी आप सारी रात पढ़ेंगे तो सुबह आपको $100 मिलेंगे, मैं कहता हूँ 1 मिनट के लिए कोई नहीं सोएगा। ऐसा है ना? जी। तो लालच एक अलग चीज़ है, ये अग्रेशन के हवाले से हम पढ़ रहे हैं कि जब आप, लेकिन आपको अब एक लालच एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको पता है कि एक इतना बड़ा रिवार्ड मिलना है कि हमने पढ़ना है और हमारा टेस्ट बहुत अच्छा पास होना चाहिए, और वो होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप पढ़ रहे हैं ना, अभी 2 घंटे आप देते हैं, 2-3 घंटे आप दिन में पढ़ते हो, तो अच्छी खासी मेहनत कर रहे हो और रेगुलरिटी के साथ कर रहे हो, और इंशाल्लाह जो बंदा रेगुलरिटी के साथ जो भी काम करता है, अल्लाह ताला उसका ज़रूर सिला देते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आप 24 घंटे में से 20 घंटे बैठ के पढ़ लें और 1 महीने तक आप वो पढ़े ना, फिर आपको होश है और फिर पढ़ लें, ऐसा नहीं है। वही आप 1 घंटा 2 घंटे डेली के आप पढ़ते हैं ना, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पनिशमेंट कैन बी इफेक्टिव टूल इन टैकलिंग एथलीट्स एग्रेशन। कि कोई खिलाड़ी जब एग्रेशन का मुजाहरा कर रहा है तो उसका तरीकाकार क्या होता है? स्पोर्ट्स में क्या करते हैं, जब कोई एक धक्का दे दे, मार पिटाई करे, तो क्या करते हैं उसको? डेफिनेटली उसको पेनल्टी देते हैं ना, सजा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। वो क्या होता है, उसको कार्ड दिखाते हैं, ठीक है, येलो कार्ड दिखाते हैं, या और कौन सा होता है, रेड कार्ड दिखाते हैं, ठीक है, ग्रीन वार्निंग के लिए होता है। तो वो इसलिए दिखाते हैं कि इसको सजा होगी तो जाके इसका अग्रेशन ठंडा होगा। बाकी अगर आप देखें, उसको इनाम दें, री दें, या उसको मशहूर कर दें, वाह 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 क्या बात है जी, क्या एग्रेशन दिखाया है इसने, तो वो फिर एग्रेशन से आप निमट नहीं रहे, बल्कि एग्रेशन को और हवा दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वो ज़्यादा ये शो करेगा। लेकिन अगर एक दफ़ा उसको सज़ा मिली है तो अगली दफ़ा वो कम एग्रेशन का मुजाहरा करेगा। द वर्ड कोहियन मीन्स स्टिकिंग टुगेदर, एक दूसरे से चिमटे रहना, चिपक के रहना, इत्तेफाक में, इत्तेहाद से रहना। कोहियन, को का मतलब वैसे ही इकट्ठे होता है। ओके जी, वो कहते हैं कि 48, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग बात है, यहाँ पे कोहियन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आप देखिएगा कि कोहियन और क्लोजनेस में फ़र्क है। क्लोजनेस इज एन इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। अब जब रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, कि जिसको आप अटैचमेंट भी आप कह सकते हो, कि कोई भी बच्चे वालिदैन की
तो रिश्ते में बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं इमोशनली। रेफरिंग टू अटैचमेंट बिटवीन कोच एंड एथलीट, इसी तरह कोच और एथलीट जब उनका आपस में रिलेशनशिप होता है बहुत ज़्यादा क्लोज